आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम एक ऐसी पहेली सुलझाने वाले हैं जो भारतीय इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है। ये कहानी है मराठा परिसंघ की, एक ऐसा विशाल और ताकतवर साम्राज्य जिसने मुगलों के बाद भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, लेकिन फिर वो भीतर से ही टूटकर बिखर गया। आइए इस शानदार लेकिन दुखद ऐतिहासिक सफर को करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से सीधा हमारे सामने आता है। कैसे एक साम्राज्य जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा कायम कर लिया था, केवल 40 वर्षों के छोटे से अंतराल में अपनी आज़ादी खो बैठा। मतलब सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी कहावत में छिपा है, एक विभाजित घर कभी खड़ा नहीं रह सकता। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हम इसे कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक मजबूत लेकिन विभाजित घर। दूसरा, पहला युद्ध, उत्तराधिकार और गतिरोध। तीसरा, दूसरा युद्ध, एक घातक गठबंधन। चौथा, तीसरा युद्ध, अंतिम संघर्ष। और आखिर में परिसंघ का पतन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक मजबूत लेकिन विभाजित घर। बाजीराव प्रथम के समय तक यानी 1720 से 1740 के बीच मराठों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई एक केंद्रित सत्ता नहीं थी। असल में ये 5 प्रमुख परिवारों का एक गठबंधन या परिसंघ था। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और पूना में पेशवा। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन पांचों के बीच पूर्ण एकता की आवश्यकता थी। जब तक ये एक मुट्ठी की तरह बंधे रहे, कोई इन्हें हरा नहीं सका। लेकिन फिर 2 बड़े झटके लगे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को भारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने खुद को फिर से खड़ा कर लिया था, लेकिन असली झटका लगा 1772 में, जब युवा और सक्षम पेशवा माधवराव प्रथम की अचानक मृत्यु हो गई। यहीं से मराठा राजनीति में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसने अंदरूनी झगड़ों की नींव रखी। और यकीन मानिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बस इसी मौके की तलाश में बैठी थी। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, पहला युद्ध, उत्तराधिकार और गतिरोध। इस पहले एंग्लो मराठा युद्ध ने उस मजबूत नींव में पहली दरार डाल दी। हुआ यूं कि पेशवा की गद्दी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा सरदार एक नवजात शिशु सवाई माधवराव को पेशवा बनाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे रघुनाथ राव, जो गद्दी के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने सीधा अंग्रेजों से सैन्य मदद मांग ली। एक स्थानीय राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ने विदेशी ताकतों को घर के अंदर आने का रास्ता दे दिया। इसके बाद संधियों और समझौतों का जो सिलसिला चला, वो किसी नौकरशाही भूल भुलैया से कम नहीं था। 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की बंबई परिषद के साथ सूरत की संधि कर ली, लेकिन अंग्रेजों की कलकत्ता परिषद ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 1776 में पुरंदर की संधि ले आए। जब संधियां टूटी तो युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1779 की बड़गांव की संधि और फाइनली 1782 की सालबाई की संधि हुई। मतलब दोनों ही तरफ भारी अफरा-तफरी मची हुई थी। हालांकि सैन्य मोर्चे पर मराठों ने अपनी ताकत दिखाई। महाजी सिंधिया के शानदार नेतृत्व में मराठा सेना ने स्कॉच्ड अर्थ यानी दुश्मन के लिए कुछ न छोड़ने की रणनीति अपनाई और अंग्रेजों को पूरी तरह फंसा लिया। अंग्रेजों को बड़गांव की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर कर आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हार नहीं मानी। अंततः 1782 की सालबाई की संधि हुई, जिसने 20 साल के लिए शांति तो ला दी, लेकिन उन अंदरूनी दरारों का क्या, वो बिना भरे ही रह गए। अब एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करें। अगर किसी विभाजित और बटे हुए नेतृत्व को 20 साल के लिए बिना किसी बाहरी दबाव के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या वे अपनी कमियां सुधारेंगे और एकजुट होंगे, या आपस में ही लड़कर खुद को तबाह कर लेंगे? इसी सवाल का जवाब हमें तीसरे हिस्से की ओर ले जाता है, दूसरा युद्ध, एक घातक गठबंधन। साल 1800 आते आते परिसंघ की नींव सचमुच ढहने लगी थी। वजह थी एक और विनाशकारी घटना, नाना फडणवीस का निधन। असल में वही वो आखिरी धागा थे जो मराठा सरदारों को किसी तरह एक साथ बांधे हुए थे। उनके जाते ही परिवारों के बीच की कलह खुलकर सामने आ गई। हालत यहाँ तक आ गई कि जसवंतराव होलकर ने पूना पर हमला कर दिया और हार के डर से तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपनी ही राजधानी से भागना पड़ा। और यहीं विभाजित घर वाली बात बिल्कुल सच साबित होती है।
अपनी सत्ता बचाने के लिए हताश पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा स्वतंत्रता को दांव पर लगा दिया और अंग्रेजों का संरक्षण मांग लिया। इसके बिल्कुल विपरीत सिंधिया और भोसले परिवार किसी भी कीमत पर मराठा आज़ादी को बचाना चाहते थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। एक ही परिसंघ था, लेकिन अब उनके लक्ष्य बिल्कुल अलग हो चुके थे। इस संख्या पर जरा गौर करें, 6000। पेशवा ने 1802 में बेसिन की जो संधि की थी, उसका मतलब था कि पेशवा को अब अपने ही खर्चे पर 6000 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को अपने क्षेत्र में तैनात करना होगा। अपनी सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजों पर यह निर्भरता असल में मराठा संप्रभुता के ताबूत में एक बहुत बड़ी कील थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? चूंकि मराठा परिवार अब एक साथ नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों के लिए उन्हें हराना काफी आसान हो गया। आर्थर वेलेस्ली ने सिंधिया और भोसले को अलग अलग युद्धों में हराया। इसके बाद अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से एक एक करके सभी से अलग अलग संधियां की। सिंधिया के साथ सुरजी अंजननाव, भोसले के साथ देवगांव और अंततः होलकर के साथ राजघाट की संधि। उनके संयुक्त मोर्चे को अंग्रेजों ने व्यवस्थित रूप से पूरी तरह नष्ट कर दिया था। यहाँ तक आते आते मराठा ताकत बस एक परछाई मात्र रह गई थी। सवाल ये था कि क्या इतने गहरे घाव और आपसी अविश्वास के साथ ये कमजोर और टूट चुका गठबंधन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ कोई आखिरी मजबूत चुनौती पेश कर सकता था? आइए देखते हैं हमारे चौथे भाग में, तीसरा युद्ध, अंतिम संघर्ष। इस अंतिम युद्ध को भड़काने के पीछे कई परतें थीं। एक तरफ तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स पूरे भारत पर अपना पूर्ण नियंत्रण यानी सर्वोच्चता थोपना चाहते थे। दूसरी तरफ 1813 के चार्टर एक्ट के बाद अंग्रेजों को अपने व्यापार के लिए नए बाजारों की सख्त जरूरत थी। अंग्रेजों ने मराठों पर लूटपाट करने वाले पिंडारियों का समर्थन करने का आरोप भी लगा दिया और खुद मराठा सरदारों के दिलों में तो बेसिन की संधि को लेकर भारी गुस्सा सुलग ही रहा था। आखिरकार पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक आखिरी बार सभी मराठा सरदारों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सालों की आपसी कलह, अविश्वास और खराब प्रशासन ने मराठा सेनाओं को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि वो अंग्रेजों की अनुशासित सेना का मुकाबला कर ही नहीं सके। जीत अब लगभग नामुमकिन थी। और इसका अंजाम क्या हुआ, ये हम देखेंगे हमारे आखिरी हिस्से में, परिसंघ का पतन। एक समय के अजय मराठा साम्राज्य का अंतिम परिणाम आ चुका था। अंग्रेजों की जीत पूरी तरह से निर्णायक थी। 1817 में पेशवा को पूना की कड़ी संधि माननी पड़ी और 1818 आते आते उस विशाल मराठा परिसंघ को आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिस पेशवा पद ने मराठा शक्ति को पूरे भारत में फैलाया था, अंग्रेजों ने उस पद को ही खत्म कर दिया। भारत में अंग्रेजों का आखिरी और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। इस विशाल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों ने बस एक प्रतीकात्मक कदम उठाया। उन्होंने महान मराठा संस्थापक छत्रपति शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को खोजा और उन्हें सतारा नाम के एक बेहद छोटे और पूरी तरह से नियंत्रित राज्य का शासक बना दिया। सोचिए, जो साम्राज्य कभी दिल्ली की सियासत तय करता था, उसे एक छोटी सी रियासत में समेटकर रख दिया गया। मराठा परिसंघ की ये पूरी कहानी हमें इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सबक सिखाती है। बेहतरीन सेना और शानदार रणनीतियों से आप एक विशाल साम्राज्य तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मराठों का पतन ये साबित करता है कि जब किसी व्यवस्था के अंदर ही फूट पड़ जाए तो बाहर का कोई भी दुश्मन उसका फायदा उठा सकता है। जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सामूहिक एकता से बड़ी हो जाएं, तो पतन निश्चित है। इतिहास की इस चर्चा से आज हम यही सवाल लेकर जाते हैं, क्या कोई भी घर जो अपने ही खिलाफ खड़ा हो कभी लंबे समय तक टिक सकता है? आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।